7 जुलाई 2013 मैंने अपना खुद का कोचिंग खोला, लेकिन इस बार फिर मेरे को असफलता हाथ लगी। रीज़न कई सारे थे, खुद की मेरी भी कुछ कमियां थी, बिजनेस का अनुभव ना होना, एक टीचर जोड़ने की एक अच्छा बिजनेसमैन हो सके या एक अच्छा मैनेजर हो सके। मैं एक अच्छा टीचर तो था, लेकिन एक अच्छा मैनेजर नहीं बन पाया। लेकिन जिस दिन मैंने कोचिंग बंद किया और तब तक मेरे ऊपर 85 लाख रुपए का लोन, एक अच्छा खासा अमाउंट मेरे पास कर्ज हो चुका था। 2016 का जो दौर था मेरा इतना नेगेटिव था कि कई बार इतने नेगेटिव थॉट्स आते थे, अपने ऊपर शक पैदा होने लगा कि तुम कुछ कर पाओगे जीवन में या नहीं। कक्षा 10 के बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई चालू की, पढ़ाई को जारी रखा। सपना था एक सिविल सर्विस में जाने का, यूपीएससी क्रैक करने का और एक अधिकारी बनने का। तैयारी की, पहला अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ। फिर दूसरा अटेम्प्ट दिया, तब भी नहीं हुआ। सोचा कुछ कमी रह गई, फिर सुधार किया, फिर दिया, लेकिन दुर्भाग्य फिर नहीं हुआ। और ऐसे करते-करते मेरे 4 अटेम्प्ट निकले। महज कुछ अंकों से मेरा सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन कहते हैं ना कि एक सपना टूट जाने से या पूरा ना होने से आपका जीवन तय नहीं होता है। मैंने फिर अपने आप को सँभाला और सँभाल कर फिर नए संघर्ष के लिए चला। तो नमस्कार, मेरा नाम है निपुण आलम और आज मैं एक शिक्षक के रूप में आपके सामने हूँ और मैं बिलॉन्ग करता हूँ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर एक छोटे से शहर शामली से। मेरे शिक्षक बनने का जो सफ़र था, वो प्रारंभ हुआ और जो प्रारंभ हुआ वो क्लास 10 से प्रारंभ हुआ। बड़े आर्थिक कष्टों का जीवन था, बचपन में फैक्ट्री में काम किया, तमाम तरह की चीज़ें की और एक गरीबी का बहुत जीवन था मेरा। परिवार बहुत आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। इस आर्थिक तंगी से जूझने के लिए बचपन में ही जब मैं था, तो मन में एक बात आई थी कि इस आर्थिक तंगी को भी दूर करना है। तो मैंने एक बात की कि मेरे पास है क्या? मेरे पास केवल एक ही चीज़ थी, वो थी एजुकेशन, शिक्षा। तो मैंने आधार बनाया कि मैं एजुकेशन के माध्यम से ही अपने आप को बिल्ड करूँगा, अपना करियर बिल्ड करूँगा। और था क्या कि बचपन में जब मैंने फैक्ट्री में काम किया, तमाम तरह के काम किए, तो मेरी एजुकेशन जो बैकग्राउंड थी, वो काफ़ी वीक हो गई थी। जैसे-तैसे करके मैंने क्लास 10 पास की। उसके बाद मैंने तय किया कि एक इकोनॉमिकल क्राइसिस भी दूर होगा और साथ ही मेरी बैकग्राउंड भी मजबूत होगी और मैंने 10th के बाद ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। और मेरे साथ ये रहा कि जब मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, तो जिस क्लास को मैं पास करता था, उस क्लास को पास करने के बाद मैं उससे पहले वाली क्लास को पढ़ाना शुरू कर देता था। ऐसे करते-करते मैंने पूरा अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया, यानी कि मैंने अपना पूरा पीजी पूरा किया। जब मैंने पीजी मेरा पूरा हुआ, तब मैंने तय किया कि अब मुझे अपना सपना जो ड्रीम था मेरा, वो था कि एक अधिकारी बनने का। और वो अधिकारी बनने का एक प्लेटफ़ॉर्म था सिविल सर्विसेज़, यूपीएससी। पहला अटेम्प्ट दिया, घर रहकर दिया, लेकिन प्रीव्यू पास नहीं हुआ। तब ये मन में हुआ कि प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने के कारण परिवार में दूर-दूर तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं था, जिससे मुझे कोई मदद मिल सके, गाइडेंस मिल सके। और उस समय ऑनलाइन भी इस प्रकार की एजुकेशन नहीं थी। मेरे पास विकल्प नहीं था, मजबूरी में मुझे दिल्ली आना पड़ा। जब दिल्ली आना था, तो दिल्ली आने के लिए भी पैसा चाहिए था कि कोचिंग करना है, खर्चा निकालना है। तो मैंने 1 साल तक पीजी करने के बाद पूरा पढ़ाया, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ाए, सुबह 6 बजे से शाम के 10-11 तक बज जाते थे। एक बच्चा भी कोई आता तो उसको भी पढ़ाता था कि नहीं चलो पढ़ाना है, पैसा इकट्ठा करना है। और मैंने एक 40,000 रुपए का एक अमाउंट बनाया और उस अमाउंट को लेकर मैं दिल्ली आ गया। हमारे समय में आप जानते हैं जैसे 2 अटेम्प्ट हुआ करते थे। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, 2006-7 की बात कर रहा हूँ। तो 2 ऑप्शन हुआ करते थे और एक जनरल स्टडीज़ हुआ करता था। तैयारी करने के लिए तीनों की तैयारी करनी थी। कोचिंग का आपको दोनों ऑप्शनल की कोचिंग आपको करनी थी। इसके अलावा जीएस की आपको क्लासेस करनी थी, लेकिन फंड बड़े सीमित थे, मात्र 40,000 रुपया। तो मैंने तय किया कि मैं जनरल स्टडीज़ की क्लास को करता हूँ और जनरल स्टडीज़ की क्लास करूँगा, मेंस की करूँगा ताकि प्री की तैयारी भी मेरी कंप्लीट हो जाए, साथ में चले। और दूसरा मेरा ये था ऑब्जेक्टिव कि जब मैं जनरल स्टडीज़ की क्लास करूँगा, तो वहाँ कुछ स्टूडेंट्स से मेरा संपर्क होगा। उन संपर्क में जो मेरे ऑप्शनल वाले होंगे, जैसे मेरे पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी मैंने ऑप्शनल रखा। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स बनेंगे, उनके नोट्स, उनकी हेल्प लेकर मैं अपना ऑप्शनल तैयार करूँगा। तो मैंने तैयारी शुरू की। लेकिन जितना फंड मैं लेकर आया था, जो पैसा मेरे पास था, वो मात्र 3 महीने मेरे पास चला, 3 महीने मेरा पैसा खत्म हो गया। और मुझे याद है कि जब वो पैसा खत्म हुआ और मुझे अगले महीने का रेंट देना था, यानी चौथे महीने का, तो मैंने फ़ोन किया घर पर और फ़ोन हमारे पास नहीं होता था, मेरे पास नहीं था फ़ोन क्योंकि क्राइसिस इतना था।
लैंडलाइन फ़ोन से मैंने फ़ोन किया और मैं फ़ोन पर रो पड़ा। पापा ने फ़ोन उठाया कि रो क्यों रहा है? मैंने कहा कि पैसे नहीं है, मुझे वापस आना होगा, मेरा सपना जो था वो टूट जाएगा। पापा ने कहा ठीक है कोई नहीं, क्राइसिस तो अभी भी है घर में, लेकिन हम जितना मदद कर सकते हैं हम करेंगे। उन्होंने मुझे एक अमाउंट बनाने का प्रयास किया कि हर महीने आपको इतना अमाउंट देंगे। तो तब मैंने तय किया कि मैं एक काम करता हूँ कि घर से खर्चे लेना बंद करता हूँ, और जो एक क्लासेस मेरी जीएस की तो पूरी हो चुकी थी, कि मैं अब कोई पार्ट टाइम जॉब ढूँढता हूँ और अपनी पढ़ाई को जारी रखूँगा। अब पार्ट टाइम जॉब ढूँढने का मतलब ये था, कहीं जाता क्लास जॉब ढूँढने के लिए, तो 6 से 7 घंटा मेरा, 5 घंटे 6 घंटे की जॉब होती, 2-3 घंटा मेरे आने-जाने में निकल जाते, तो करीब 7-8 घंटा, कहने को पार्ट टाइम, लेकिन 7-8 घंटा निकल जाता। तब मैंने कुछ कोचिंग में जाके बात की कि सर मैं पढ़ाई मैंने की है, पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे अगर कुछ काम मिल जाए, जस्ट लाइक नोट्स बनाना है, पेपर चेक करना है, क्वेश्चंस बनाना है, ये काम मिल जाए। तब एक टीचर ने मेरा साथ दिया और खर्चा निकालते-निकालते मैंने अपने अटेम्प्ट देने शुरू किए। दूसरा अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ। और मैं हमेशा एक बात सोचता रहा, हमेशा जब फेल होता था, कि कुछ कमी रह गई है। क्या ना कि असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो, बार-बार सुधार करता रहो। ऐसे करते-करते मेरे 4 अटेम्प्ट पूरे हुए। फाइनल ये हुआ कि मैं महज़ कुछ अंकों से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, एक लंबे समय से, यानी कि अब देखिए 4-5 साल का मेरा स्ट्रगल था, ये वाला। और उससे पहले मैं देखिए कि मैं जो क्लास 10 से ट्यूशन पढ़ा रहा था, वो एक स्ट्रगल था। और 10 से पहले भी जब मैं फैक्ट्री में एज़ ए लेबर काम किया, वो भी एक स्ट्रगल था, एक लंबा संघर्ष था। उम्मीद ये थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो कम से कम जो एक इकोनॉमिकल क्राइसिस जो मेरी लाइफ़ में चल रहा है, वो दूर हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, निराशा बहुत हावी हुई। लेकिन उस समय बहुत सी बात ऐसी हुई, कुछ लोग के होप थी, जैसे बहन है, भाई है, कि भाई बन जाएँगे तो हमारे लिए बहुत कुछ हो जाएगा। कुछ लोगों के कटाक्ष भी थे, पर मैंने उनको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि रीज़न एक ये भी था कि मेरे पास में समय नहीं था मातम बनाने का। क्यों? क्योंकि अगले महीने का खर्चा दिखता था कि अगले महीने कैसे होगा, अगले महीने एडजस्ट कैसे होगा। ऐज भी बढ़ रही थी, पारिवारिक, सामाजिक दबाव भी बढ़ रहा था। तो मैंने देखा कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। एक परीक्षा में फेल हुए हैं, जीवन में और भी बहुत से पड़ाव हैं और बहुत सी ऊँचाइयाँ छुई जा सकती हैं। नए सपने संजोए और उनके लिए जुट गया। और फिर मैंने क्या किया कि जो मैंने पढ़ा है, कि मैंने ये विश्वास किया कि भई मैंने अपनी तन्मयता से, पूरी डेडिकेशन से पढ़ा है, तो मेरी नॉलेज खराब नहीं है। मैं कुछ कोचिंग में गया और मेरा सौभाग्य कि मैं पहली कोचिंग में गया, एक केएसजी और एक राउज़। उस समय बड़ा नाम था राउज़ आईएएस का। मैं बात कर रहा हूँ 2011 की। मैं जब गया, उन्होंने मेरा डेमो लिया। उन्हें मैं पसंद आया कि मेरी नॉलेज और मेरा टीचिंग स्किल, जो बचपन से मैं पढ़ा रहा था, वो सब मेरा काम आया, और उन्होंने मुझे अपॉइंट किया। और एक अच्छा मेरा पीरियड रहना शुरू हुआ, कि यानी कि यहाँ से मेरी एक अच्छी एक लाइफ़ को एक अच्छा टर्न मिला और मैं काफ़ी बच्चों से जुड़ने लगा, पढ़ाने लगा, अच्छा मेरा चलने लगा। फिर मैं उस समय तक 2-3 कोचिंग पढ़ाने लगा था, राउस चल ही रहा था, उसके बाद 2-3 कोचिंग मैं और पढ़ाने लगा था। अच्छे-अच्छे कोचिंग पढ़ाने लगा, बुक के कारण भी फिर काफ़ी 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया था। तब एक कोचिंग में मेरा डिस्प्यूट हुआ, और डिस्प्यूट ऐसा था कि थोड़ा-सा, ईगो तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं न कहीं ठेस पहुँचाई गई। अब मैं उस कोचिंग का नाम भी लूँगा, आज तो उसके जो कोचिंग के डायरेक्टर तो आज मेरे अच्छे मित्र हैं। मेरे साथ ये सौभाग्य रहा कि जिनसे मेरा थोड़ा 1-2 बार डिस्प्यूट हुआ, आज वो सब मेरे मित्र हैं। तो डिस्प्यूट हुआ, मैंने फैसला किया कि मैं खुद का अपना कोचिंग चलाऊँगा। पैसे का क्राइसिस इतना नहीं था कि बिल्कुल ख़त्म स्थिति, और इतना भी नहीं था कि मैं बहुत बड़ा फंड था कि कोचिंग का एक ओनर बन जाऊँ, सब कुछ बन जाऊँ। लेकिन मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, जब इतना किया है तो इतना भी सही। तो 7 जुलाई 2013 मैंने अपना खुद का कोचिंग खोला, और कोचिंग का नाम भी मैंने, क्योंकि एक नेशनैलिटी वाली फीलिंग हमेशा अंदर रही, इंडियन आईएएस इंस्टीट्यूट नाम मैंने रखा। और मेरे जो स्टूडेंट थे, बच्चों का इतना प्यार मेरे जैसे पता चला लोगों को, बच्चों को, कि सर ने अपना कोचिंग खोला है। खूब बच्चे आए, और उसने मुझे इतना आत्मबल दिया कि मैंने 3 ब्रांचेज़ अपनी खोली, एक राजस्थान में, एक मध्य प्रदेश में, और एक आपका यूपी मेरठ के अंदर। 2 साल तक कोचिंग चलाया, लेकिन इस बार फिर मेरे को असफलता हाथ लगी। रीज़न कई सारे थे, खुद की मेरी भी कुछ कमियाँ थी, बिज़नेस का अनुभव ना होना, एक टीचर ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा बिज़नेसमैन हो सके या एक अच्छा मैनेजर हो सके। मैं एक अच्छा टीचर तो था, लेकिन एक अच्छा मैनेजर नहीं बन पाया। कुछ टीम में लोग जुड़े, अब बहुत सारे रीज़न है, उसको मैं शॉर्ट करता हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने कोचिंग बंद किया, जुलाई में शुरू किया था, जुलाई में 2015 में मैंने बंद किया, और तब तक मेरे ऊपर 85 लाख रुपए का लोन, एक अच्छा खासा है, हैंडसम अमाउंट नहीं, बल्कि एक अच्छा खासा अमाउंट मेरे पास कर्ज हो चुका था।
और जब इतना कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मदद कहाँ से मिलेगी, कौन मेरी हेल्प करेगा। उस समय ये हुआ, एक कहा जाता है ना कि जब समय खराब आता है, तो सराउंडेड आता है, सब तरफ से समय खराब आता है। पर्सनल लाइफ़ डिस्टर्ब होती है, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ डिस्टर्ब होती है। आपके जो फ्रेंड्स थे, जो आपके आईएएस बने थे, वो सब आपसे दूर हो जाते हैं। सब कुछ, हालाँकि मैं किसी को दोष नहीं देता, दुनिया ऐसी है, ये दुनिया में ये बात समझ के मैं चला। अब 85 लाख के लोन को कैसे उतारा जाए, तो एक तो मैंने सेटल किया। उस समय क्या था कि जैसे मेरे 4 कोचिंग थे, एक दिल्ली में 3 ब्रांचेज़ थी। वहाँ पे एसी है, बाइक है, स्कूटी है, कार है, जो-जो मेरा फर्नीचर है, सबको मैंने दे के, किसी का 50,000 का बिल है, भैया तो एसी उतार के ले जा। किसी का 1 लाख है, भैया बाइक की चाबी ले जा। ऐसे मैंने सेटल किया। टोटल जिस दिन मैंने कोचिंग बंद किया और जब मैं उठ के चला, तो मेरे पास ना गाड़ी थी, ना बाइक थी, ना कुछ, ना ₹1 जेब में नहीं था, और 35 लाख रुपए का लोन था, बाकी 55 लाख मैंने सेटल कर लिया था। करीब 50 लाख मैंने सेटल कर लिया था, 35 लाख मेरे ऊपर क्या लोन था। अब जीवन की एक नई शुरुआत करनी थी, क्योंकि था क्या कि बैंक में कुछ भी नहीं, घर से मदद मिलनी नहीं थी, घर की स्थिति ठीक हुई थी, लेकिन उतनी बेटर नहीं कि घर से मदद मिल जाए। अब दोस्त भी कोई साथ नहीं है, परिवार की, मतलब सब चीज़ से चारों तरफ अंधेरा। मैंने कहा ठीक है, हम शिक्षक तो हैं ही, टीचर तो हैं ही, चलो फिर वही टीचिंग वाले काम शुरू करते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि टीचिंग अब करना बड़ा मुश्किल होगा। जिन कोचिंगों में मुझे बहुत अच्छे से लिया जाता था कि हाँ, निपुण आलम इज़ अ गुड टीचर, मतलब अच्छे टीचर, मैं उन सब जगह गया पढ़ाने के लिए, सबकी ओर से मुझे असफलता लगी। सबने मुझे एज़ ए कॉम्पिटिटर देखा कि अभी तो कोचिंग चलाया है, बंद हुआ है, फिर खोल लेगा, हमारे बच्चे, मतलब तमाम तरह की जो एक मार्केट पॉलिसी होती है, मैं उनको उनका दोष नहीं मानता। जनरली मैं भी होता, शायद मैं भी ऐसे ही करता। मैंने ये बात समझी। 2016 का जो दौर था, मेरा इतना नेगेटिव था कि कई बार इतने नेगेटिव थॉट्स आते थे, अपने ऊपर शक पैदा होने लगा कि तुम कुछ कर पाओगे जीवन में या नहीं। क्योंकि होता क्या है, जब नेगेटिविटी हावी होती है, तो खुद के व्यक्तित्व पर, खुद के क्षमताओं पर भी हमको क्या होता है, संशय होने लगता है। वो मेरे साथ भी हुआ। लेकिन तभी एक इत्तेफ़ाक हुआ कि मैं, एक मेरे मित्र हैं, राजीव जी और अमित सर, उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि तुम दिल्ली से बाहर निकलो और बाहर निकल के आओ, तुम्हें ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। मैंने दिल्ली से बाहर जाना शुरू किया, और फिर यहाँ पे मेरा गुड लक स्टार्ट हुआ कि मुझे जहाँ भी मैं गया, शायद ही नॉर्थ इंडिया का कोई सेंटर ऐसा होगा, जहाँ मैं गया और वहाँ मुझे क्लास ना मिली हो। 2018 तक मैंने बाहर पढ़ाया, 2016 यानी कि जून 2016 से लेके 2018 दिवाली तक, खूब मैंने बाहर घूम-घूम पढ़ाया। उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ, एक तो मेरा आत्मबल बढ़ा, दूसरा जो नेगेटिविटी हावी हो गई थी वो खत्म हुई, और साथ ही जो 35 लाख रुपीज़ का जो मेरे पे कर्जा हो गया था, मैंने वो सेटल किया, और यहाँ से फिर मेरी लाइफ़ स्टार्ट हुई। तब तक मैंने क्या किया, जितना समय मिलता रहा, टाइम मिलता रहा, मैंने 2 किताब अपनी और तैयार की, इंटरनेशनल रिलेशंस की और इंटरनल सिक्योरिटी की, ताकि और भी ज़्यादा मैं अपने आप को मजबूत कर सकूँ। और ये ऐसे ही मेरा सफ़र चलता रहा। 2018 में कर्ज़े से मुक्त हुआ। यहाँ फिर क्या हुआ कि दिल्ली में भी मुझे क्लासें मिलने लगी। जब 3-4 साल लोगों ने मुझे देखा, तो कहा ठीक है, आप हमारे यहाँ पढ़ाइए। बहुत से राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, कई इंस्टीट्यूट में पढ़ाना मैंने शुरू किया। लाइफ़ चली और फिर चलती रही, धीरे-धीरे चल ठीक है, बीच में उतार-चढ़ाव आते रहे, कोविड आया, मैं ऑफ़लाइन का टीचर था, ऑनलाइन में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। कोई मुश्किल, मतलब मुश्किल मेरे लिए नहीं हुई, क्योंकि मेरा हमेशा एक बात है कि मुझे लर्न करना है, सीखना है, नई-नई चीज़ें सीखना है। मैं सीखता गया और चलता चला गया, और फिर आपका कंटिन्यू रहा। वर्तमान में मैं एक अच्छे अकेडमी, अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ। संकल्प से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 10 सालों से। आज भी मेरा सफ़र जारी है, आज भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, नए-नए अपॉर्च्युनिटीज़ को मैं तलाश रहा हूँ, नए-नए लोगों से मिलता हूँ, अलग-अलग लोगों से मिलता हूँ, सब कुछ अभी भी चल रहा है। लेकिन एक सैटिस्फैक्शन है लाइफ़ में कि मैंने परिश्रम किया, और परिश्रम करने के बाद आज हज़ारों विद्यार्थी मेरे पढ़ाए हुए सिलेक्ट हैं। हालाँकि उनका अपना मेहनत है, कहीं न कहीं दिशा मैंने भी दी है, बच्चे मुझे बहुत प्यार आज भी करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो सभी को मैंने देखा, तो मैं लेके चला। मेरी पूरी जर्नी के अंदर मैंने अपने 5 प्रिंसिपल बनाए, और उन 5 प्रिंसिपल को मैंने बेस बना के अपनी जर्नी को जारी रखा। मेरा पहला प्रिंसिपल, जो आप सबके लिए मैसेज है, सभी मेरे स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी मुझे देख रहे हैं जोश चौक के प्लेटफ़ॉर्म पे, उन सबके लिए मैसेज, पहला मेरा, संघे शक्ति कलयुगे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप लोगों से जुड़ें, अच्छे विचार के लोगों से जुड़ें, और एक हेल्पिंग नेचर रखें हमेशा। आप अगर आज एक व्यक्ति की हेल्प करते हैं, 2 की करते हैं, हो सकता है कोई आपकी हेल्प का, आपको साथ में आपकी मदद ना करे, लेकिन बहुत से लोग होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, आपको आपके जैसे लोग मिल जाएँगे। दूसरा, क्रिटिक और आपका बदले की भावना, एंगर, बदले की भावना कि मुझे रिवेंज लेना है। देखिए, जीवन में आते हैं, कुछ अच्छे लोग आते हैं, कुछ बुरे लोग आते हैं। मेरे भी जीवन में आए, आपके भी जीवन में आते होंगे, सभी के जीवन में आते हैं।
अगर आप उसको कि मैं बदला लूँगा, इसने मेरे साथ गलत किया, तो आपकी जो पूरी ऊर्जा है, एनर्जी जो है, वो नेगेटिव जाएगी और बदले की भावना वहीं तक सीमित रहेगी। और यहाँ पर मुझे पापा ने एक बात कही थी, मुझे वो बात बचपन में सेट हो गई थी, मैं क्लास 10th में था, तो पापा ने कहा था कि आज चुप हूँ क्योंकि कल पर है मेरी निगाह। आज चुप हूँ क्योंकि कल पर है मेरी निगाह, इतना गूंजूँगा कि सदियों तक सुनाई दूँगा। अगर निगाह मेरी ऊपर रहेगी और पीछे मुड़ के देखूँगा, नहीं पढ़ पाऊँगा आगे। तो मैंने कहा जिसने मेरे साथ बुरा किया मेरा कोई बात नहीं, और इत्तेफ़ाक की बात ये है जिन-जिन से मेरा कभी कुछ हल्का-हल्का डिस्प्यूट हुआ, मनमुटाव हुआ, आज वो सब मेरे दोस्त हैं। सब के सब मेरे दोस्त हैं, किसी से मेरा कोई विवाद नहीं आज की तारीख में। तो ये मैं कहूँगा कि आप बदले की भावना में जाएँगे तो आप अपने अंदर क्या लेंगे, नेगेटिव लाएँगे। और कोई आपको क्रिटिक आज भी है, आज भी मेरे साथ मैं देखता हूँ कि जहाँ-जहाँ मैं काम करता हूँ, बहुत से मेरे क्रिटिक्स होते हैं, मेरी बातें होती हैं, पीठ पीछे होती है, मैं किसी पे ध्यान नहीं देता। मैं सिर्फ़ सचिन तेंदुलकर की वो लाइन कि जब भी मेरी आलोचना होती है, पिच पे जाते मैं छक्के मार के आलोचनाओं का जवाब देता हूँ। तो मैं पूरा फ़ोकस करता हूँ कि अपने काम पे फ़ोकस करूँ। उससे मेरी क्या होता है, लगातार मेरा क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। और तीसरी मेरे जीवन में रहा लर्निंग, सीखने की भावना। हमेशा सीखने की भावना रखनी है। देखिए, मैं जब घर से चला कंप्यूटर नहीं आता था, आज मैं अच्छा खासा सब चीज़ को जानता हूँ, लैपटॉप पे जो काम करना होता है, सब कुछ ऑनलाइन क्लास सब कुछ लेता हूँ। हिंदी मीडियम का विद्यार्थी था, इंग्लिश मीडियम में अपने आप को मैंने लॉन्च किया। आज इंग्लिश की क्लास भी लेता हूँ, इंग्लिश की डिबेट में भी बैठता हूँ, वो मैंने सीखा लर्निंग पोस्चर। और चौथा मेरा था कर्तव्य, अपने कार्य के प्रति पूरी शिद्दत रखिए। देखिए, कई बार होगा कि आप काम करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी आप अपने कर्म को पूरी शिद्दत के साथ कीजिए, अपना 100% दीजिए। मुझसे आज कई बार बच्चे पूछते हैं कि साहब सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या कमी रही? मैं कहूँ देखो मैंने अपना 100% दिया, नहीं हुआ कोई बात नहीं। और मैं कृष्ण के उस भाव को निष्काम कर्मयोग और कांट का एक सिद्धांत है कर्तव्य के लिए कर्तव्य। सिंपल सा मैंने अपना कर्म करता हूँ, जितना हो सके अपना कर्म करता हूँ, जितना अच्छा हो सके पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, कुछ भी होता है कई बार बच्चे, हालाँकि बच्चों ने मुझे हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लेकिन कई बार होता है कि कुछ में कमी रह जाती है, मैं लगातार प्रयास करता हूँ कि नहीं मुझे और बेटर करना है, और बेटर करना है, और बेटर करना है। अपनी ड्यूटी के प्रति जिस भी क्षेत्र में आप हैं, चाहे मैं पॉलिटिकल डिबेट में बैठता हूँ, तो वहाँ पॉलिटिकल डिबेटर होकर बैठता हूँ। जब मैं टीचर बनता हूँ, टीचर के भाव में बैठता हूँ, जब मैं एनजीओ में जाता हूँ, तो वहाँ सेवा भाव से जाता हूँ। जो मेरी ड्यूटी है, चाहे घर में हो, मम्मी के प्रति, भाइयों के प्रति, समाज के प्रति, उस कर्तव्य को आप पूरा करें। फल की इच्छा होगी वो एक नेचुरल बात है, लेकिन फ़ोकस मत कीजिए, आपको ऑटोमैटिकली मिलेगा, कृष्ण का दावा है। तो मैं उस दावे पे विश्वास करता हूँ कि जितना कर्म करेंगे उतना फल मिलेगा ही मिलेगा, तो फल की इच्छा मत रखें। और अंतिम प्रिंसिपल मेरा जो जीवन का रहा, वो रहा चरैवेति, निरंतर चलते रहना है। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, रुक जाएँगे तो रुकना क्या होगा, केवल ये आपका रुकना नहीं होगा, आपके विचारों का, आपके संघर्ष का, आपकी जो भी आपसे उम्मीद लगाए, उन सबका रुकना होगा। हमेशा प्रयास करते रहें, एक दरवाज़ा नहीं खुलेगा, दूसरा खुलेगा, तीसरा खुलेगा, चौथा खुलेगा, कहीं न कहीं तो रास्ता मिलेगा भाई। लगे रहना है लगातार, लगातार आपको काम करना है। तो ये 5 प्रिंसिपल थे मेरे जीवन के, और अंत में मैं हमेशा एक कविता सुनाता हूँ। हमेशा अपने स्टूडेंट को सुनाता हूँ क्लास एंड करते हुए। आज ही मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, जोस्टॉक के माध्यम से, वो कविता मेरा मैसेज भी है और मेरा सिद्धांत भी जीवन का ये है। क्या सिद्धांत है? सभी के लिए, कि जा तुझे तेरी मंजिल मिले। जा तुझे, ये मेरे खुद की लिखी हुई है, कि जा तुझे तेरी मंजिल मिले, नित नवीन चंचल सी तेरी उड़ान हो, जो तू चाहे वो तुझे मिले। लेकिन ध्यान रहे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे किंचित भी अभिमान ना हो। ये रहनुमाओं की दुनिया है प्यारे, यहाँ कुछ तुझे समझाने और कुछ तेरी सफलता को बनाने आएंगे। यहाँ कुछ तुझे समझाने और कुछ तेरी सफलता को बनाने आएंगे। अगर तू चूक गया तो तुझको काटने भी आएंगे। लेकिन मन का आत्मविश्वास मत कम होने देना, मगर मन का आत्मविश्वास मत कम होने देना। देखना एक दिन वो सब तेरे सामने नतमस्तक हो जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। और अंत में मैं जोस्टॉक का धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने मुझे अपनी बात को आप सबके सामने रखने का मौका दिया। आपको क्या मिला मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मैं अपने लाइफ में जो मेरे 5 प्रिंसिपल्स थे उसको मैं आपको आधार बना के बताऊं, और शायद आपको कुछ सीखने को मिले, तो मेरा जीवन या मेरा संघर्ष कहीं ना कहीं सार्थक होगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।